उर्वशी के तृतीय अंक की विशेषताएं लिखिए। अथवा उर्वशी का तृतीय अंक ही इस काव्य रचना का महत्वपूर्ण अंक है। विवेचन कीजिए। उत्तर उर्वशी कविवर दिनकर की एक प्रबंध काव्य रचना है जिसमें महाकाव्य तथा गीतिनाट्य के प्रायः सभी लक्षण देखे जा सकते हैं। समस्त रचना 5 अंकों में विभक्त है। तृतीय अंक प्रस्तुत काव्य रचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक है। पुरूरवा और उर्वशी गंधमादन पर्वत पर आ गए हैं और चांदनी रात में प्रेमालाप में निमग्न हैं। उर्वशी पुरूरवा से अपने प्रथम दृष्टि के प्रेम का उल्लेख करती है, परंतु पुरूरवा उसे बताता है कि उसका पुनरागमन पूर्ण निश्चित था। लेकिन उर्वशी यह चाहती थी कि वह यदि पुरूरवा के विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती तो उसे अधिक आनंद होता। उर्वशी में यदि देह शुद्धा का प्रेम है तो पुरूरवा में मन के प्रेम का अस्तित्व है। ये रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं मानते। पुरूरवा उर्वशी को ये समझाने का प्रयास करता है कि दैहिक प्रेम ही केवल प्रेम नहीं है, ये तो केवल उच्च प्रेम तक पहुंचने का साधन है। इसलिए वह उर्वशी को समझाता है कि हमें दैहिक प्रेम को त्याग कर आत्मिक प्रेम की उच्च स्थिति तक पहुंचना चाहिए। परंतु उर्वशी बार बार दैहिक प्रेम को ही महत्व प्रदान करती है। इस प्रकार उर्वशी और पुरूरवा के प्रेमालाप का 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है और दोनों वापस लौटने का निश्चय करते हैं। उर्वशी में प्रबंध की एक निश्चित योजना है। प्रथम और द्वितीय अंकों में कथा का एक सूक्ष्म सूत्र देखा जा सकता है। तृतीय अंक में पहले 2 अंकों का कथा सूत्र रह जाता है। ये सार्वभौम पृष्ठभूमि की व्यापकता पर कंगूरा बनाता है। चौथे अंक में ये कथा फिर उभरती है तथा 5वें अंक में समाधान का संकेत करती हुई औशनरी की आंसू भरी शक्ति में विलीन होती है। वस्तुतः कथानक का सारा भार तृतीय अंक में है और तृतीय अंक वृक्ष के तने का काम करता है। तृतीय अंक की निम्नलिखित काव्यगत विशेषताएं उसे नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग बनाती है। 1. कचातत्व उर्वशी के तृतीय अंक का आरंभ गंधमादन पर्वत पर उर्वशी तथा पुरूरवा के वार्तालाप से होता है। एक चांदनी रात में पर्वत शिला पर बैठे हुए पुरूरवा उर्वशी मिलन की स्मृतियों में डूबे हुए हैं। उर्वशी पुरूरवा से कहती है कि उन्होंने उसका हरण क्यों नहीं किया, परंतु पुरूरवा भाग्यवादी होने के कारण अनायास प्राप्ति में विश्वास रखता है। उसका स्पष्ट कहना है, ये सब उनकी कृपा सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है। उर्वशी अपने पृथ्वी पर आने का उद्देश्य दैहिक काम संतुष्टि मानती है, पर पुरूरवा दैहिक काम को हेय मानते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। इस प्रकार दोनों काम तथा अध्यात्म के विविध रूपों के साथ साथ बुद्धि, प्रकृति, ईश्वर, मन, योग, भोग आदि के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तर्क वितर्क में सारी रात बीत जाती है और इसके साथ इनकी गंधमादन पर्वत पर 1 वर्ष की निवास अवधि खत्म हो जाती है। इस अंक के अंत में ये संकेत मिल जाता है कि उर्वशी गर्भवती हो गई है। 2. रसात्मकता तृतीय अंक की मूल कथा में उर्वशी तथा पुरूरवा के वार्तालाप को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। नायक नायिका प्रत्यक्ष रूप में इस अंक में अवतरित होते हैं। पुनः इसी अंक में प्रतिपाद्य अथवा श्रृंगार अथवा काम पर गंभीर चिंता किया गया है। प्रतिकार्या में रचना का मूल आधार यहीं पर प्रखर हुआ है। प्रस्तुतः रचना की भूमिका के बारे में कवि ने कहा है, पुरूरवा उर्वशी का आख्यान, भावना, हृदय, कला और निरुद्देश्य आनंद की महिमा का आख्यान है, वो पुरुषार्य के महात्म्य को बताता है। कवि के इस कथन में 3 बातें देखी जा सकती हैं। क. वर्ण्य विषय की नवीनता, सूक्ष्मता तथा गहनता। ख. रसात्मकता, ग. सनातन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण। 3. चरित्र चित्रण। क. पुरूरवा पहले बताया जा चुका है कि तृतीय अंक का प्रारंभ उर्वशी तथा पुरूरवा के प्रेमालाप से हुआ है। इस अंक में केवल 2 ही पात्र उर्वशी तथा पुरूरवा उभर कर आए हैं। कवि ने दोनों की चारित्रिक विशेषताओं का सुंदर तथा स्वाभाविक चित्रण किया है। तृतीय अंक से पता चलता है कि इस रचना का नायक पुरूरवा सौंदर्यवान, स्वाभिमानी,
वीर, महान प्रेमी, विचारक तथा आदर्श सम्राट है। पुरूरवा तन तथा मन दोनों से अधिक सुंदर है। यही कारण है कि उर्वशी प्रथम दृष्टि में ही उस पर आसक्त हो जाती है। पुरूरवा केवल सुंदर तथा स्वाभिमानी वीर ही नहीं है बल्कि एक महान प्रेमी भी है। वह भी उर्वशी के प्रति प्रथम भेंट में उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है तथा उसके वियोग में दुखी रहता है। यह एक अनन्य तथा सच्चा प्रेमी है। उर्वशी के तन में उसे समस्त सृष्टि एवं परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। यही कारण है कि वह एक सनातन नर का प्रतीक है। ख उर्वशी उर्वशी एक अनन्या सुंदरी, आदर्श प्रेमिका, विदुषी, प्रकृति से प्रेम करने वाली, भावुक, काम समर्थक तथा वात्सल्यमयी जननी है। कवि ने उर्वशी के बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। स्थान स्थान पर कवि उसके अनन्य सौंदर्य का वर्णन करता है। वह उसे नंदन वन की उषा, कौमुदी स्वरूपा, रति की साकार प्रतिमा, काम की आरती कहता है। उर्वशी एक आदर्श प्रेमिका है। वह दैहिक प्रेम को अधिक महत्व देती है, इसी प्रकार से वह काम की समर्थक होते हुए भी एक वात्सल्यमय जननी भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्वशी प्रतीकात्मक तथा वैयक्तिक गुणों से युक्त है। सच्चाई तो यह है कि वह सनातन, आदर्श नारी का पूंजीभूत रूप है। 4. उद्देश्य उर्वशी की रचना का मुख्य उद्देश्य है काम के महत्व पर प्रकाश डालना, नारी का गौरव गान करना तथा पुरुष नारी के संबंधों पर प्रकाश डालना। इन सभी उद्देश्यों की विवेचना तृतीय अंक में ही हुई है। इस संदर्भ में डॉक्टर दयाकृष्ण जोशी ने लिखा भी है, काम ऐसा पुरुषार्य है जो संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। केवल भौतिक दृष्टिकोण जो अर्थ और काम को ही महत्व देकर चलता है, पूर्ण नहीं कहा जा सकता और न केवल धर्म और मोक्ष को प्रधान मानकर चलने वाला दृष्टिकोण ही पूर्ण हो सकता है। 5. काव्य शिल्प शिल्प के अंतर्गत हम काव्य रचना की भाषा, अलंकार, बिंब, छंद आदि चर्चा करते हैं। उर्वशी के तृतीय अंक में संपूर्ण काव्य शिल्प की विशेषताएं देखी जा सकती हैं। सर्वप्रथम हम भाषा की चर्चा करते हैं। तृतीय अंक में कवि ने प्रायः तत्सम प्रधान संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का अधिक प्रयोग किया है और साथ साथ सरल शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कवि ने विषयानुकूल दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक शब्दों का सफल प्रयोग किया है। जहां तक अलंकारों का प्रश्न है, तृतीय अंक में उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अर्थांतर्यास, प्रतीक, स्वभावोक्ति आदि शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों का सफल प्रयोग देखा जा सकता है। उल्लेखनीय बात है, यह अलंकार स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त हुए हैं और इनके प्रयोग में कवि कथन को रसात्मक, प्रभावोत्पादक, अर्थगांभीर्य से युक्त बनाया है। इसी प्रकार प्रस्तुत अंक में प्रायः मात्रिक छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है, जिनमें गति, यति, तुक तथा संगीत आदि का समुचित ध्यान रखा गया है। ये छंद प्रायः मुक्तक हैं। छंद योजना के बारे में दिनकर जी स्वयं कहते भी हैं, कविता के नए माध्यम, नए ढांचे तथा नए छंद हैं। कवि की नवीनता के अनुसार ही नए छंदों का प्रयोग किया है।